नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। ये लेक्चर JNU 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम फिज़िक्स का। तो जो पिछला लेक्चर मैंने बनाया था 2019 का पेपर सॉल्व किया, तो उसमें बताया था काफ़ी इजी पेपर आता है। ये भी वैसा ही पेपर है, 2018 का भी काफ़ी इजी पेपर है और इससे पहले के भी पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन वो सिर्फ आएगी तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है या फिर कोई बेसिक छूट गया है तो उसमें आएगी। बाकी कोई दिक्कत ऐसी इस क्वेश्चन पेपर में आने नहीं वाली है। तो मैं ट्राई करूँगा कि सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करूँ आपके लिए। बहुत ज़्यादा इजी पेपर है और चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा JNU 2018 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो 2018 के क्वेश्चन पेपर में जो एक क्वेश्चन आया है उसमें आपको 2 लाइन्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं बेसिकली, PQRS एंड P एंड Q से एक लाइन है और R एंड S से एक लाइन है। तो ये 3 डायमेंशन में 2 लाइन्स दिए हुए हैं। तो बताना है कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो एक लाइन ये है हमारे पास और दूसरा लाइन ये है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में है। तो ऐसा नहीं है कि 2 डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ये पीछे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता। लेकिन 3 डायमेंशन में क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई लाइन ऐसे जा रहा है और कोई लाइन नीचे से ऐसे जा रहा है। तो जो मान लीजिए इसको ऐसे समझा सकते हैं, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ठीक है। तो ये लाइन तो ऐसे जाता रहेगा और ये लाइन ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो 3 डायमेंशन में कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि दोनों के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, उसका लेंथ बताना है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमने ये 2 ले लिए। एक काम करते हैं, इसको Q ले लेते हैं, इसको S, इसको P और इसको R, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमने जो लाइन जो हमारी लाइन है उसका हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वो आप सीधे सीधे उसमें पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक बेसिक तरीका बताता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है 0 0 0 P पॉइंट, एंड ये है 0 0 0, Q पॉइंट है आपका 1 1 1, पॉइंट R है आपका 1 1 0 एंड पॉइंट S है आपका 0 1 1, ठीक। तो देखिए पहले PQ लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए। PQ लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अगर आप देखते हैं तो -I -J एंड -K ये होगी। और RS लाइन की इक्वेशन होगी I कैप एंड माइनस K कैप, ठीक है। तो ये PQ और RS की इक्वेशन है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ठीक है, जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, जो मेरी MN लाइन है, शॉर्टेस्ट लाइन, जो मेरी शॉर्टेस्ट लाइन है इनके बीच में, वो MN है, ठीक है। तो जो MN लाइन है, MN लाइन को मैंने मान लिया लेट MN लाइन इज AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, कोई भी जनरल लाइन मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी है। एक बार ही आपको अगर आ जाए तो आप 2 सेकंड में कर देंगे, फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो MN लाइन इज़ ये दिस, और ये MN लाइन जो है ये PQ और RS दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब MN लाइन का PQ और RS के डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो MN डॉट प्रोडक्ट विद PQ इज इक्वल टू 0 एंड MN डॉट प्रोडक्ट विद RS इज ऑल्सो 0। तो MN का अगर PQ के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, -A -B -C इज 0, एंड RS के साथ लोगे तो क्या मिलेगा आपको, A -C इज 0। तो A -C इज 0, दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू C, और A इक्वल्स टू C इसमें डालोगे तो B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2A, ठीक। तो इसका मतलब हमारा लाइन क्या हो गया, A I कैप -2J कैप प्लस K कैप, ये हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इस लाइन का हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो इसका जो नॉर्मलाइज वर्जन होगा, नॉर्मलाइज मतलब यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं हम, इस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो नॉर्मलाइज MN कैप कर सकते हैं इसको। MN कैप जो है वो क्या है हमारा, I कैप -2J कैप प्लस K कैप डिवाइडेड बाई √6 हो जाएगा। इसका नॉर्मलाइज करोगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है तो √6 हो गया। अभी आपका यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फ़ायदा ये होगा कि यूनिट वेक्टर को अगर हम कितने भी मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस मतलब मान लीजिए इस लाइन का लेंथ है हमारा कुछ x,
ठीक है, x मान लिया। तो x लेंथ जो है, x लेंथ को अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाला लाइन मिल जाएगा मुझे, ठीक है, एन एम या फिर एम एन वैक्टर मुझे मिल जाएगा अगर मैं x को एम एन कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे, तो हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है, ओके। तो हमारे पास अब पी क्यू है, आर एस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ कि कोई एक दूसरी लाइन एज्यूम की, ये दूसरी लाइन मैंने कोई भी 2 पॉइंट से पी और आर पॉइंट ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, पी आर का प्रोजेक्शन लूँगा एम एन पर। तो जो पी आर का जो प्रोजेक्शन, अब पी आर कोई भी एक रैंडम लाइन है, तो पी आर को जो मैक्सिमम प्रोजेक्शन आएगा एम एन पर वही आपका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो पी आर जो हमारी लाइन है, पी आर का प्रोजेक्शन लूँगा मैं एम एन पर, तो पी आर डॉट एम एन, ये जो होगा हमारा, ये हमारा आंसर होगा। दिस एक्स इज़ पी आर डॉट एम एन। तो पी आर का इक्वेशन अगर मैं निकालूँ तो आएगा मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस का डॉट प्रोडक्ट विद एम एन कैप। तो एम एन कैप मैं अगर करता हूँ तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √6। तो ये कितना आ गया हमारे पास, -1 एंड +2 डिवाइडेड बाई √6। तो ये आ गया 1/√6। तो आंसर इसमें आपका डी था। थोड़ा लंबा सॉल्यूशन बताया मैंने, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि ये 11th क्लास का 10th 11th क्लास का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आते आते आप शायद हो सकता है कि आप भूल गए हो। तो ऐसे ये इसका बेसिक है। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसी से ड्राइव होता है, उसके 2 फॉर्म हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म है और एक सीधे वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हो उसको, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में है, 2 फॉर्म में दिया होता है। तो यहीं से वो फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 लाइन अगर दी हुई हैं तो कोई भी एक रैंडम लाइन मान लिया, ए आई कैप प्लस दोनों का उस रैंडम लाइन का 2 जो हमारी लाइन है उनके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। तो रैंडम लाइन का हमें सबसे पहले नॉर्मलाइज यूनिट वेक्टर निकाल लेना, जो कि बहुत ईजी है निकालना, ठीक है। तो मतलब यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब यूनिट वेक्टर का अगर मैं किसी भी लाइन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो मुझे उसका मैग्नीट्यूड दे देगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि इस लाइन का प्रोजेक्शन लिया मैंने इस पर, ठीक है। एक तरीके से यहाँ से मैं टॉर्च दे रहा हूँ और टॉर्च जो है वो शेडो बना रही है यहाँ, मतलब इस लाइन की शेडो एम एन पर, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड दे देगा, ठीक है। तो एक्स इज पी आर डॉट एम एन कैप। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√6, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा ए, ठीक है। और बोला है और मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और बोला है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा ए की मैट्रिक्स निकालिए। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको ए मैट्रिक्स है 0 1 1 0। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ए स्क्वायर क्या है आपके पास, आई हो गया। इसका ए स्क्वायर निकालोगे तो आई हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा ए की हमें मैट्रिक्स निकालनी है। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा ए को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा ए प्लस आयोटा साइन थीटा ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा ए और साइन थीटा ए का एक्सपेंशन कीजिए। तो कॉस थीटा ए का एक्सपेंशन आएगा आपके पास 1 माइनस थीटा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 ए 4 बाय 4 फैक्टोरियल और माइनस डॉट 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 ऐसे आएगा। प्लस आयोटा साइन थीटा का आएगा आपके पास थीटा ए माइनस थीटा क्यूब ए क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर ए 4 ये मेरे सारे क्या हैं, ए टू द पावर 2n क्या है मेरे पास, आई है, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए 4 ये सारे क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। तो हमारे पास अंदर बचेगा कॉस थीटा आई प्लस आयोटा, और यहाँ से अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूँ तो ये ए स्क्वायर बचा, ये ए और सारे जो इवन यहाँ सारे ऑड पावर्स थे, अगर मैंने ए कॉमन ले लिया बाहर तो सब मेरे पास क्या बचा, फिर सारे इवन पावर्स बचे। तो मतलब वहाँ भी ए स्क्वायर ए 4 ये सारे बचेंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे मेरे पास, आई हो जाएगा सब कुछ। तो ये आयोटा और अंदर क्या बचेगा मेरे पास, साइन थीटा का एक्सपेंशन। तो साइन थीटा और यहाँ बचेगा ए। तो ये इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू बी एक्स। सो y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू बी एक्स। तो ये 3rd क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, होमोजीनियस इक्वेशन निकाल लेना है। सबसे पहले क्या निकालना है, होमोजीनियस सॉल्यूशन।
तो होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए होमोजीनियस इक्वेशन लिख दिया। होमोजीनियस इक्वेशन में इधर जो बी एक्स पार्ट है वो ज़ीरो रहता है, ठीक है। तो जो मतलब जो एक्स पॉलिनोमियल पार्ट है वो ज़ीरो रहता है, ठीक है। तो वाई डबल डैश वाई इक्वल टू ज़ीरो, इसका जो सॉल्यूशन आएगा मैंने एज्यूम कर लिया कि ओके एक्सपोनेंशियल एम एक्स की फॉर्म का है। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा और तो y हमारा हो गया a एक्सपोनेंशियल आयोटा x प्लस जो मेरे पास m आएगा m स्क्वायर प्लस वन इज़ ज़ीरो, तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो मेरे पास बचा y डबल डैश प्लस वाई y डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स ज़ीरो, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। तो y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एम एक्स अगर मैं लेता हूँ तो इसमें m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, माफ़ कीजिएगा। तो m इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड m इज इक्वल्स टू माइनस वन, दो इसके रूट्स आ गए। तो y इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ठीक। ये आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन आया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे आप, जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा वो पहले ही बता देता हूँ, वाई एच प्लस वाई पी होता है, होमोजीनियस प्लस पर्टिकुलर, सबको पता होगा ये, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया होगा जिसने भी उसको पता होगा। तो वाई पी अगर मुझे निकालना है तो वाई पी के लिए जो मेरा जो तरीका है वो ये है कि आप इधर देखिए, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो एक्स का फंक्शन है और यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन है, मतलब अगर मतलब x का फंक्शन इधर है तो इसका मतलब यहाँ भी क्या रहा होगा, कुछ x का फंक्शन रहा होगा। यहाँ कोई साइन कॉस तो है नहीं, तो यहाँ हम साइन कॉस लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर y को, जैसे हमने y इक्वल्स टू एम एक्सपोनेंशियल एम एक्स एज्यूम किया था यहाँ, तो अगर मैं y को कुछ x का पॉलिनोमियल मान लूँ, ठीक है, तो मैं उसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करके फिर निकाल सकता हूँ। तो y को मैंने x का कोफिशिएंट मान लिया कि a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये मैंने मान लिया। क्यूबिक इक्वेशन क्यों लिया, क्योंकि देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक बारी करो तो क्या आता है वाई एक्स स्क्वायर, दो बारी करो तो क्या आता है एक्स, ठीक, ऐसे आता है, मतलब पावर एक एक कम होती चली जाती है। तो यहाँ हमारा वाई डबल डैश है और यहाँ एक्स है, तो मुझे मैक्सिमम कितना लेना पड़ेगा, एक्स क्यूब तो लेना ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये ले लिया, वाई इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी, तो वाई डैश निकाल लिया इससे, ये हो गया मेरे पास 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। वाई डबल डैश निकालिए तो ये हो जाएगा 6ax प्लस 2b, ठीक। अब वाई डबल डैश प्लस वाई डैश मुझे को bx दिया हुआ है, तो 6ax प्लस 2b प्लस वाई डैश है मेरा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और इक्वल्स टू क्या है bx, ठीक है। एक काम कीजिए, यहाँ इसको बी डैश ले लीजिए, क्योंकि ये वाला बी और ये वाला बी अलग है, बी डैश, ठीक। अब अगर मैं एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करता हूँ, एक्स के कोफिशिएंट मैंने लिख लिया अलग, 6a प्लस 2b डैश माइनस बी एक्स एंड इधर आएगा प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b डैश प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इंडिविजुअली क्या होंगे, ज़ीरो होंगे सब। तो इसको अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो मेरा आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 6a प्लस 2b डैश एंड 3a इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया, a इज इक्वल्स टू हो गया मेरा ज़ीरो, ठीक है। और b डैश हो गया मेरा c/2, तो b डैश मेरा हो गया c/2 और a इक्वल टू हो गया ज़ीरो। तो a इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, b इक्वल्स टू 2b डैश, या फिर b डैश इज इक्वल्स टू b/2, ठीक। और b डैश इक्वल्स टू c/2, तो c/2 एंड b/2, तो मतलब b इज इक्वल्स टू हो गया c, ठीक है। तो मेरा जो y आया a ज़ीरो है, तो b डैश है मेरा b/2, तो b/2 एक्स स्क्वायर प्लस bx, क्योंकि c भी क्या है मेरा b के इक्वल है, प्लस d, ठीक। d मेरा कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। देखिए अब आगे देखते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में और कुछ भी दिया हुआ है कि मेरा y ज़ीरो, अब मेरा टोटल कितना हो गया, y इक्वल्स टू वाई एच प्लस वाई पी था। वाई एच क्या है, a प्लस कैपिटल B एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, वाई पी क्या है b/2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, ये वाई पी है, ठीक। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन बना। अब इसको बाउंड्री कंडीशन डालकर इन सब का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो y ज़ीरो
इज इक्वल्स टू दिया हुआ इन्होंने 1 एंड y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0। तो y 0 निकालिए पहले, तो y 0 0 डालेंगे इस सब में, तो क्या बचेगा आपके पास a प्लस डी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक ये चीज़ आ गया। और y डैश 0 आपको दिया हुआ है 0, तो y डैश निकालिए, तो y डैश आएगा आपके पास माइनस बी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस प्लस आपके पास बचेगा बी एक्स प्लस बी, ये आपके पास आ गया y डैश। तो y डैश 0 अगर मैं करता हूँ तो वो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ b माइनस कैपिटल B, और ये है मेरा 0 के इक्वल, तो b इज इक्वल्स टू कैपिटल B आ गया। ठीक है, कैपिटल B इज इक्वल्स टू B आ गया। तो मेरा टोटल y कितना हो गया, a प्लस डी इज़ 1, तो a प्लस डी 1 है मेरा, तो 1 प्लस b कैपिटल B जो मेरा स्मॉल b के इक्वल है, तो स्मॉल b एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स b बाई 2, b तो हमको पता ही है, तो b बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। अब ये देखिए आप कौन सा इसमें मैच करेगा, आप देख सकते हैं। तो b माइनस बी 0, b इज इक्वल्स टू, तो b माइनस बी बाई 2, कोई शायद कुछ गलती, देखिए ये गलती हो गया है, माइनस है, बी 2b डैश प्लस सी इज़ 0, तो b डैश इज़ माइनस सी बाई 2, तो b हो गया माइनस सी के इक्वल। तो b जब माइनस सी के इक्वल हो गया तो c को माइनस बी रखूँगा यहाँ, तो c को माइनस बी रखा तो ये माइनस होगा, ये माइनस हुआ, और हमारा ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हुआ, तो ये माइनस हुआ, तो ये कैपिटल B y डैश 0 एक्सपोनेंशियल 0, तो क्या बचेगा यहाँ से 0 b माइनस बी इज 0, तो ये 0 b इज स्मॉल b। ठीक है, माइनस बी कैपिटल B, सॉरी माइनस b, तो b इज़ माइनस b, कैपिटल B इज़ माइनस b, तो कैपिटल B इज़ माइनस b, तो 1 माइनस b, b बाई 2 एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर आएगा हमारा माइनस b। तो ये सॉल्यूशन देखिए आपका इसमें मैच करेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। अगर आपको यहाँ पर साइन एक्स या कॉस एक्स वगैरह दिया हुआ है तो सबको पता है कि यहाँ वाई डैश इक्वल्स टू साइन और कॉस का एक लीनियर फंक्शन ले लेना है, लीनियर कॉम्बिनेशन, और उसको इसी तरह से कंपेयर करके आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे सिंपल मेथड यही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉजिकल है, समझ में आता है, कुछ फॉर्मूला वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं वो आपको ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स यही बताएंगे कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिए या फिर वो कुछ कर लीजिए, फॉर्मूला याद करने पर ज़्यादा फोकस देते हैं, बट गलती ये करते हैं कि वो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करते। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपका अगर एक बार ही एडमिशन हो जाता है कहीं IITs में या आइजर्स में या IISc में, तो उसके बाद आपको दिक्कतें होंगी। ठीक है, अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला याद करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो उसके बाद आपको दिक्कतें होंगी। तो ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल दिया हुआ है z टू द पावर हाफ z स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल 1 बाय z dz। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल एंड आपको जो c है वो दिया हुआ है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1, ये सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले इसको किससे करेंगे, रेसिड्यू थ्योरम से करेंगे। रेसिड्यू इसमें 2πi, तो इसमें देखिए आप इसका जो पोल है वो कहाँ बन रहा है, z इक्वल्स टू 0 पर है। ठीक है, और z इक्वल्स टू 1 आपको ये कॉन्टूर दिया हुआ है c। ठीक है, तो इसका मतलब पोल एट रेसिड्यू z इक्वल्स टू 0, तो रेसिड्यू z इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2πi रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 कैसे निकालेंगे, देखिए इसका या तो सिंपल आप एक्सपेंशन लिख सकते हैं या फिर वो लिमिट वगैरह लगाकर आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन से आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा z स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 1 बाई z, z एक्सपोनेंशियल 1 बाई z का अगर एक्सपेंशन लिखते तो वो होगा 1 बाई 1 प्लस z, 1 प्लस 1 बाई z एंड 1 बाई 2 z स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल
जेड क्यूब 1/3 जेड क्यूब, ऐसे ऐसे इसका एक्सपेंशन आता है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/2 प्लस 1/3 जेड प्लस डॉट 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 डॉट। तो रेसिड्यू क्या होता है, 1/z माइनस जेड नॉट का कोफिशिएंट। जेड नॉट क्या है हमारा यहाँ पर 0 है, तो z क्या हो गया, 1/z का कोफिशिएंट देखेंगे तो 1/z का कोफिशिएंट क्या है 1/3, ठीक है। तो 1/3 हमारे पास ये आ जाएगा। तो जो आंसर हमारा होना चाहिए, तो ये 1/3 हमारा ये आ गया, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 0। हाँ जी, तो इसमें सीधे सीधे आप डाल दीजिए और यही आपका आंसर होना चाहिए, पाई आयोटा बाई 3, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये लैग्रेंजियन से क्वेश्चन आया है, z इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको कर्व दिया हुआ है, मतलब ये इस टाइप का एक बाउल दिया हुआ है और उसमें बोला है कि एक पार्टिकल है और ये बाउल जो है अपनी एक ओमेगा पर मूव कर रहा है, वो ओमेगा हमें बताना है ताकि ये जो पार्टिकल है यहीं स्टिक रहे, ये हिले ना यहाँ से। तो लैग्रेंजियन इसका लिखेंगे, लैग्रेंजियन इज t माइनस वी। तो t काइनेटिक एनर्जी, अगर ये हाफ ये ओमेगा से अगर मूव कर रहे तो काइनेटिक एनर्जी, इसका पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि v स्क्वायर इज व्हाट, v स्क्वायर इज x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो z डॉट स्क्वायर यहाँ 0 होगा अगर पार्टिकल मेरा नीचे नहीं गिर रहा है, तो z डॉट स्क्वायर मेरा 0 हो गया, बचा हमारा x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस v इज माइनस mg, और इसका हाइट कितना है, ठीक है, हाइट है इसका z, तो माइनस mg z, और z को मैं क्या लिख सकता हूँ, a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जो मेरा लैग्रेंजियन जो मेरा इक्वेशन है, डेल l बाय डेल एक्स डॉट माइनस डी डेल l बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ इसको, इसमें डालता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा mx डॉट डबल डॉट हो जाएगा, mx डबल डॉट माइनस माइनस ऑफ दिस, तो प्लस ये हो जाएगा हमारा mg a टू mg ax इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो m से m गया, तो जो मेरा x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x होता है इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर मेरा क्या आ गया 2ag, तो ओमेगा आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ 2ag, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द स्टिफनेस kc ऑफ ए स्प्रिंग, तो इसमें आपको दो ऐसे दिया हुआ है, vc इज हाफ kc एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0 एंड हाफ ks एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। मतलब जब स्प्रिंग, मान लीजिए ये जो है हमारे पास बॉक्स या फिर जो भी ब्लॉक है, ठीक है, जब ये x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो जब भी ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, जब भी ये इधर की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो उस पर ये वाला पोटेंशियल एक्ट करेगा, हाफ ks एक्स स्क्वायर। मतलब इसको मान सकते हैं जब भी x ग्रेटर देन 0 की तरफ ये हमारा जो ब्लॉक है वो जा रहा है, तो उस पर जो पोटेंशियल है, उस पर जो स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ks है, और जब भी x नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो kc हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दो तरीके की स्प्रिंग लगाई हुई है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए मैं ये ले लूँ कि इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें निकालना है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालना है ओमेगा। तो मान लीजिए मैंने क्या किया कि मान लीजिए जो ब्लॉक है वो पहले सिर्फ ks वाली स्प्रिंग से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, असल में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें हो क्या रहा है, आधा टाइम तो वो ks के साथ है और आधा टाइम kc के साथ है। तो अगर हम ये करें कि पहले ks के साथ उसके लिए पूरा टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, पूरे टाइम का आधा करेंगे तो आधा टाइम आ जाएगा, और kc के लिए पूरा टाइम निकाल लेते हैं, उस पूरे टाइम का आधा करेंगे तो आधा टाइम आ जाएगा। उन दोनों टाइम्स को ऐड कर देंगे kc और ks वाले के लिए, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा,
कि टोटल टाइम पीरियड उसका क्या है। ठीक है, तो टोटल टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, पहले के सी के लिए टाइम पीरियड निकाला, उसका आधा किया। ठीक है, के एस के लिए टाइम पीरियड निकाला, उसका आधा किया, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड का अगर 2π/t लेते हैं तो वो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। तो पहले मैं के एस के लिए करता हूँ। तो के एस के लिए मेरे पास क्या होता है, टी इक्वल्स टू के एस के लिए हमारे पास टाइम पीरियड कितना आएगा, टी इक्वल्स टू 2π/ω, और ओमेगा क्या होगा हमारे पास 2π√k/m। ठीक है, एक मिनट, mx डबल डॉट प्लस के एक्स इज़ 0, तो ओमेगा होता है हमारा k/m, तो ये हो जाएगा m/k। ठीक है, हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये हमारा टी एस आया। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा, ठीक है, ये टी एस आया। ऐसे ही हमारा टी सी के लिए क्या आएगा, 2π/ω है, 2π/ω_c, तो ये हो जाएगा, ये के एस है। ठीक है, तो ये 2π√m/kc। ठीक है, हमारा टोटल टाइम पीरियड क्या है, टी एस प्लस टी सी, TS/2 TC/2, तो हो जाएगा π√m, हमारा कॉमन आ गया, बचा क्या, √KS प्लस 1/√KC। ठीक, अब ये होता है हमारा किसके इक्वल, 2π/ω के इक्वल। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ओमेगा क्या आ जाएगा, 2/√m √KS √KC डिवाइडेड बाय √KS प्लस √KC। ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो कुछ नहीं, आपको कोई कॉम्बिनेशन वगैरह बनाकर नहीं करना, सिंपल अलग अलग तरीके से, लॉजिकल तरीका है कि अगर दो स्प्रिंग का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो कैसे वो टाइम उसमें बनेगा। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट था, 2/√m। और ये तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दिया हुआ है एंड मास 10 ग्राम दिया हुआ है, इज अंडर द टेंशन ऑफ 8 न्यूटन। तो इसमें फ्रीक्वेंसी बताना है कि जब वो 80 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड पर अगर उसको टच करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो भाई लेंथ दिया हुआ है 2m, मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो मास पर यूनिट लेंथ म्यू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। तो 10 ग्राम को किलोग्राम में 10⁻³ और नीचे 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, ये आ जाएगा म्यू। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास जो टेंशन है T वो दिया हुआ है 8 न्यूटन। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, 1/2L√μ/T, कुछ ऐसी होती है शायद से, μ/T यही होती है ना, 1/2L√μ/T। अब आपको लेंथ जो दिया हुआ है वो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लेंथ डालिए, म्यू डालिए, टी डालिए, आ जाएगा आंसर। तो आंसर आएगा आपका 25 हर्ट्ज़। ये n/2L होता है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 25 हर्ट्ज़। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लेंस कॉम्बिनेशन पर है अगला क्वेश्चन ये है कि आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और फिर उस कॉम्बिनेशन में एक लिक्विड डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है, तो फोकल लेंथ आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए एक जो हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 1/f और पावर इज़ 1/f n-1 1/r1 माइनस 1/r2 माइनस d/f1 f2, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। अगर आपका d 0 है, d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन और द थिकनेस ऑफ द लेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं अगर मेरा d 0 है तो ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आपको क्या दिया हुआ है, पहले एक ऐसे देखते हैं, कुछ इस टाइप का आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो रेडियस है r, अगर इसको लेते हैं तो इसका जो रेडियस है वो आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस और कर्वेचर, और इन दोनों का जो कर्वेचर का लेंथ है वो आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस और कर्वेचर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है,
यहाँ पर R1 R2 जो है मेरा, अगर कोई भी दो सरफेस ऐसे है, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, ये R1 होता है और ये R2 होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉनकेव के लिए होता है, ये R1 होता है और ये R2 होता है, और F क्या है हमारा फोकल लेंथ, और N क्या है हमारा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो सबसे पहले आपको बोला है कि ये जो दोनों लेंसेज हैं ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, उसको हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, और बोला है कि ये दोनों लेंसेज हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है आपको 1.5, ठीक है। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ये वाला लेंस लिया, बस नीचे वाला, ठीक है। तो ये जब नीचे वाला लेंस लूँगा, इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसका जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखिए, अब ये जो है आपका ये कॉनकेव पार्ट है, ये कॉन्वेक्स पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस आएगा वो हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, इसका लेंगे -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इतना समझदार हैं आप लोग। तो 1/f अगर मैं निकालता हूँ तो 1.5 - 1, तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको f1 मान लिए, 1/f1, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस, और ये प्लस हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो 0.5 भाई, इसका जो रेडियस ऊपर की तरफ है, ऊपर की डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसका रेडियस कर्वेचर नीचे की तरफ, तो इसका -20 लेंगे, ठीक है। तो -1/20, तो ये प्लस हो जाएगा, उससे ये फॉलो करते रहिए। तो 0.5 इंटू ये हो जाएगा 3/20, तो ये हो गया मेरा 1.5 डिवाइडेड बाई 20, 1/f1 आ गया ये, ठीक। अब ऐसे ही मैंने लिया ये ऊपर वाला पार्ट, तो ये ऊपर वाला पार्ट के लिए भाई, इसके लिए दोनों 20-20 है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रेडियस है इसका कर्वेचर नीचे है, तो इसका क्या लेंगे -20, इसका क्या लेंगे +20। तो 1/f2 अगर मैं निकालता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है 1.5 -1, 1/20, इसका क्या है ओके -1/20, और इसका क्या है +1/20, ठीक है। तो प्लस -1/20, तो हो जाएगा मेरे पास 0.5 इंटू 2/20 माइनस का, तो क्या होगा -1/20, ठीक। ये आ गया 1/f2। अब देखिए, अब जो थर्ड है, थर्ड क्या है हमारे पास, एक और सिचुएशन इन्होंने दे दिया कि अगर हम इसको फिल कर दें एक लिक्विड से या ऑयल से, अगर फिल्ड कर दें, तो उस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ इन्होंने 1.6, ठीक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ इन्होंने 1.6। तो अब ये देखिए, ये पहला लेंस, दूसरा लेंस, तो ये भी तो एक लेंस बन जाएगा, बस एक डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक लेंस बन गया, ठीक है। ये हमारा ये भी एक लेंस बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी लगाते हैं। तो ये हमारा इस टाइप का है 1/f3, 1/f3 में 1.6 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.6 - 1, ठीक है। अब नीचे वाला जो कर्व है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ मतलब 1/20। अब ऊपर वाला है वो क्या है, प्लेन है, प्लेन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इन्फिनिटी, तो 1/∞ मतलब 0 हो जाएगा, तो ये 1/20 बचेगा बस, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया 0.6/20, 1/f3, ठीक। अब जो हमारा फाइनल क्या होगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, ठीक है। तो 1/f1 क्या है इतना हमारा 1.5/20, तो 1.5/20, 1/f2 - 1/20, और 1/f3 0.6/20। तो वो f के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18.18 सेंटीमीटर, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, कंसीडर द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5880 एंगस्ट्रॉम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 5880 एंगस्ट्रॉम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। व्हेन अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। तो ये बहुत फेमस प्रॉब्लम सबने किया होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि हमने यहाँ पर मान लो एक स्लिट लगा दिया, एक स्लिट के आगे हमने एक ग्लास प्लेट लगा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और हमें थिकनेस बताना है। थिकनेस क्या होगा, मान लीजिए थिकनेस उसका हमने t मान लिया, तो म्यू आपको दिया हुआ है 1.5 और थिकनेस आपको दिया हुआ है, थिकनेस हमें आपको निकालना है, ठीक है। थिकनेस हमें निकालना है।
तो देखिए जब भी कोई लाइट ऐसे किसी ग्लास प्लेट से निकल रही होती है तो उसमें जो ये ऐसे और फिर ये ऐसे, तो इसका जो पार्ट डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस इज गिवन बाय डी म्यू माइनस 1 टी बाई डी स्मॉल डी। ठीक है, ये भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये अपने आप ऐसे दिमाग में हिट कर जाता है कि अच्छा ये यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करिएगा तो ये ऐसी चीज़ें भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो डी म्यू माइनस 1 टी बाई डी ये पार्ट डिफरेंस है। ठीक है, और जो हमारा तो ये क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं कि व्हेन अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज शिफ्टेड टू अ पोजीशन वेयर द थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर वॉज बिफोर द प्लेट वॉज प्लेस्ड। तो जब हमने प्लेट नहीं लगाया था तो हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ था। ठीक है, हमने जो प्लेट लगा दिया तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या हुआ, यहाँ से शिफ्ट होकर थर्ड मैक्सिमा पर चला गया, तो थर्ड मैक्सिमा के लिए क्या होता है, जो हमारा पार्ट डिफरेंस है दैट इज एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ एन इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो डेल्टा विल बी व्हाट 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब ये डेल्टा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो डी म्यू माइनस 1 टी बाई स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये गया तो टी इज़ 3 लैम्डा बाई म्यू माइनस 1। ठीक है, तो ये आंसर जो आएगा आपका दैट विल बी 3.528 माइक्रोमीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, अच्छा अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेएनयू ने दिया, पहले जो जेएनयू का पेपर आता था वो थोड़ा सा टफ आता था, लेकिन पिछले 2 साल में 19 और 18 का अगर आप पेपर देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो अच्छा लगता है ऐसा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक सॉलिड क्यूब दिया हुआ है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, इसका जो सेंटर पर पोटेंशियल है V1 और एक कॉर्नर पर पोटेंशियल है V2। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, V1 इज एट सेंटर एंड V2 इज एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। और पूछा है कि V1 बाई V2 बताइए क्या होगा, रेशियो क्या होगा। ठीक, तो इसको ऐसे देखिएगा, मान लीजिए इसका जो लेंथ है वो A है। ठीक है, साइड लेंथ A। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे और क्यूब लगा दिए, 8 क्यूब का अरेंजमेंट बनाया ताकि ये वाला जो कॉर्नर है ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये A था, ठीक है, A ऐसे 4 क्यूब लिया और ठीक है, ये मैंने क्या किया, ऐसे ये 4 क्यूब बनाया अभी और इसके आगे 4 और क्यूब लगा दिया। ठीक है, तो 4 क्यूब लगाने के लिए और क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको इस तरह से एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया, तो ऐसे मान लीजिए कि इसको चलो सिंपल तरीके से बनाकर दिखाता हूँ। तो ये 4 क्यूब हैं और इसके ऊपर 4 क्यूब और लगे हैं और ये है V2 ये यहाँ पर है। ठीक है, और इसके ऊपर 4 क्यूब और लगाए हुए हैं मैंने, ये 1 2 3 4 और इसके ऊपर 5 6 7 8। तो कॉर्नर वाला जो क्यूब है, अब ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ये बीच में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या था हमारा, पहले V2 था, अब मैंने सिमिलर क्यूब्स लगाए थे। अब ये जो टोटल ये भी एक क्यूब बनेगा बड़ा वाला, इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा 2a होगा। ठीक है, साइड लेंथ 2a होगा। अब इस पर मान लीजिए, इस पर अगर मेरा चार्ज q था, ठीक है, तो q ऐसे 8 q हो गया मेरे पास। अब टोटल चार्ज क्या हो गया, q डैश इज 8q। ठीक,
अब 8Q अगर मेरा चार्ज हो गया और मेरे जो पहले सेंटर पर जो वॉल्यूम था, पोटेंशियल था V1 था, अब मेरा जो सेंटर है वो चेंज हो गया है। मान लीजिए उस पर जो पोटेंशियल है वो V1 डैश है, ठीक। तो V1 डैश है पोटेंशियल। अब V1 डैश कैसे निकालेंगे? V1 डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R होता है V, ठीक। तो अगर मेरा साइड लेंथ अगर मेरा 2a बढ़ गया और मेरा चार्ज 8 टाइम्स बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा? ये Q डैश, तो ये 8Q/2a, तो मतलब ये दिस इज प्रोपोर्शनल टू Q/a, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ Q/a वाला पोटेंशियल। तो Q और A के लिए करस्पॉन्डिंग जो सेंटर में पोटेंशियल है वो कितना है? तो V डैश इज 4 टाइम्स ऑफ V1, ठीक। ये आ गया। अब देखिए, जब व्हेन V डैश इज 4 टाइम्स ऑफ V1 और मेरा जो V2 है, ठीक है, जो मेरा V2 है डेट इज नाउ व्हाट, जो मेरा V2 है अब वो क्या हो जाएगा? मेरा 8 टाइम्स हो गया, क्योंकि 8 ऐसे पोटेंशियल मैंने लगा दिए भाई, एक क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब, चारों का जो कॉर्नर पर V2 है, तो टोटल कितना हो गया? 4V। अब 4 और ऐसे हैं तो उनका भी 4V प्लस 4V 8V, ठीक है। तो मतलब ये जो V1 डैश जो हमने यहाँ पर लिया, V1 डैश सेंटर पर, ये V1 डैश जो हो जाएगा मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? 8V के, क्योंकि 8V2 के, क्योंकि 8 ऐसे V2 वाले कॉर्नर मिल गए वहाँ, तो ये 8V2 के इक्वल हो जाएगा। तो V डैश इक्वल्स टू 4V1 एंड V डैश इक्वल्स टू 8V2। तो V1/V2 कितना आ गया मेरे पास? तो V1/V2 अगर मैं निकालता हूँ तो वो आ जाएगा 8/4 यानी कि 2, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। इसको आप लैप्लासियन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10th आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में कंसीडर अ मेटली डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। इसमें थोड़ा डाउट है मुझे क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं उसको करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें आपको ऐसे एक रिंग दिया हुआ है और ये इसको इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B लगाया हुआ है, ठीक। अब ये जो रिंग है ये टच नहीं कर रहा है, ये ऐसे उसके सेंटर से जा रहा है, मतलब एक रिंग है और उसके सेंटर से ये वायर जा रही है और बस इसको टच कर रही है। तो इसको हमने क्या किया है, ये इसको ओमेगा पर घुमा रहे हैं या फिर म्यू फ्रिक्वेंसी पर घुमा रहे हैं, दैट इज़ 10 रिवोल्यूशंस, ठीक है, दैट इज़ 10 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक। तो टाइम क्या होता है? 1/μ, दैट इज़ 1/μ इज़ 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। एक रिवोल्यूशन में 0.1 सेकेंड उसको लग रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए तो जब इसको ये ऐसे घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाया हुआ है, ये 1 ओम दिया हुआ है, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स जो इस वायर में हैं, जो ऐसे मूव कर रहे हैं, वो फील्ड के इफेक्ट में आएंगे, ठीक है। अब फील्ड हमारा ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन जो हमेशा मूव कर रहा है वो इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। B और V जो है हमारे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस ऑफ E V क्रॉस B। अब V और B दोनों परपेंडिकुलर है तो माइनस E VB हो जाएगा फोर्स, ठीक है। तो माइनस E VB हो गया। अब इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, तो एक फोर्स जब इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से भी दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से दिखाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E हो, माइनस स्मॉल ई कैपिटल E होगा, तो कैपिटल E क्या आ गया हमारे पास? VB आ गया, ठीक। कैपिटल E हो गया हमारा VB, मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर में जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। अब जब कैपिटल E हमारा VB आ गया, अब हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये है और जो दूसरा वायर है, दूसरे वायर का जो एंड है वो यहाँ से जा रहा है, तो दोनों वायर के बीच में जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.1। रेडियस जो उन्होंने दिया हुआ है 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के बीच में कितना हो जाएगा? V इज़ E डॉट D, ठीक। तो E डॉट D मतलब VB और D क्या है हमारा? 0.1, तो यानी कि R, D क्या है हमारा? R, तो VBR हो गया, ये हमारा क्या है? R, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? V इक्वल्स टू IR, तो ये हो गया VBR के। तो R, तो हमारा R क्या दिया हुआ है? 1 ओम, तो I इक्वल्स टू हो गया VBR के, ठीक। हमारा जो T है वो है हमारा 0.1 सेकेंड्स, ठीक। अब T को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2πR/V इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड्स, ठीक। तो 0.1 सेकेंड्स, तो अगर मैं V निकालता हूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा 2π
2 पाई r बाई 0.1, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2 पाई r स्क्वायर b बाय 0.1। अब दिक्कत ये है कि इन्होंने जो फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है वो 0.1 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये शायद ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी अगर मेरा 10 दिया हुआ है तो मेरा t जो है वो 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उस केस में मैं t को 2 पाई बाई ओमेगा लेता हूँ तो ये जो मेरा 2 पाई वाला फैक्टर है ये मेरा यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। 2 पाई वाला फैक्टर अगर मेरा नहीं रहता है तो i इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा r स्क्वायर b बाय v इक्वल्स टू 2 पाई r 0.1, सॉरी 2 पाई r बाई 0.1, ठीक है। तो i इक्वल्स टू मेरा जो आएगा इस केस में, जिसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये 10 मिली एम्पियर आता है, ठीक है। तो यही मेरे को डाउट है अगर ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर सॉल्यूशन आता है इसका तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मेरे को ये हिट नहीं कर रहा है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे। मेरा आंसर 10 मिली एम्पियर है, आपका अगर आंसर जो भी आता है बताइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये ऐसे 3 ग्राफ बताए हुए हैं, तो तीनों ग्राफ में से देखकर आप बता ही सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो पहले ग्राफ में एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग 2 सैचुरेशन करंट दिया हुआ है, ठीक है। और दो सैचुरेशन करंट दिया हुआ है डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। तो ये ग्राफ तो हमेशा सही रहता है। इसमें ऑप्शन है द वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन इज मोर देन दैट ऑफ पोटेशियम, पहला ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा Vs का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज़ V। तो Vs के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें ये पोटेशियम और टंगस्टन दिया हुआ है, तो इसको जब पीछे मिलाते हैं तो ये हमें वर्क फंक्शन देता है, ये वाला लेंथ हमें क्या देता है, वर्क फंक्शन देता है, ठीक। तो इसका जो वर्क फंक्शन है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ये टंगस्टन के लिए वर्क फंक्शन है और ये पोटेशियम के लिए वर्क फंक्शन है, तो टंगस्टन वाला ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें तो सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर अ फिक्स्ड आई। अब इसमें ग्राफ दिया हुआ है फिक्स्ड आई के लिए, ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, फिक्स्ड आई है यहाँ पर और ये μ1 है, ये μ2 है, ठीक है। और ये सैचुरेशन करंट वर्सेस वोल्टेज, ठीक। तो अगर हमारा फिक्स्ड आई है तो सैचुरेशन करंट क्या होगा, सेम होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, ऑप्शन 3 की तरफ चलते हैं। द Vs डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जो Vs है मेरा, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये ऑप्शन तो कतई गलत है, मतलब सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या ही बोलूँ मैं इसमें, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन टाइप का थोड़ा। द प्लैंक कांस्टेंट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम सी। तो सी से हम प्लैंक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, जो वर्क फंक्शन होता है इसको एच न्यू के साथ हम रखते हैं, वहाँ से वर्क प्लैंक कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ऑप्शन 4 भी इसमें सही है, ठीक है। ऑप्शन 5 की बात करें, द ग्राफ सी इज एक्सप्लेन बाय क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये नहीं हो सकता, ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। जैसे ही हम एच न्यू की बात करते हैं, जहाँ भी हमने एच या एच कट ले आए तो वहाँ क्या होता है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं चलती। इन ग्राफ बी, फिर 6th ऑप्शन है, इन ग्राफ बी μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2। तो हाँ, तो ये तो होता ही है भाई, μ1 जो हमारी कम फ्रिक्वेंसी है उसके लिए जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कम रहता है, और जो μ2 ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। μ1 जो ज़्यादा है उसके लिए कम रहता है और μ2 जो कम है उसके लिए ज़्यादा रहता है, तो μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2 होगा यहाँ। तो ऑप्शन 6 भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 1st, 2nd, 4th एंड 6th, तो ऑप्शन डी जो आपका है वो सही है इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा मैं, आप खुद से कीजिएगा। तो क्वेश्चन 13 में आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में, गॉसियन फंक्शन टाइप का दिया हुआ है, गॉसियन फंक्शन ही है जबकि ये, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x एंड p पूछा है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज़ व्हाट, -∞ to ∞ साई एस्ट्रिस्क x साई dx, ठीक। तो साई आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल प्लस a प्लस आयोटा b
एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसा दिया हुआ है। ठीक, तो साई एस्ट्रिक्स साई ये करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ए माइनस आयोटा बी एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल ए प्लस आयोटा बी एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको सिंपल तरीका ये है करने का कि एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस ए का फॉर्म प्लस ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ तो मेरे पास इंटीग्रल बच जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, x माइनस ए को कुछ t रख दिया तो एक्सपोनेंशियल ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी माइनस टी स्क्वायर टी प्लस ए एंड ये हो जाएगा डी टी। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्क्वायर टी डी टी प्लस ए एक्सपोनेंशियल ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये जो आपके पास फंक्शन है दिस इज़ व्हाट, ये इवन फंक्शन ये ऑड फंक्शन, तो टोटल मिला के हो गया ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0। ठीक है, और ये हमारा है एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्क्वायर, तो इसमें इसको आप दो उसमें तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a एक्सपोनेंशियल ए स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसके लिए एक फंडा बताता हूँ, जो इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी स्क्वायर टी टू द पावर एन डी टी, दिस इज़ व्हाट n प्लस 1/2 गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 2 डॉट ए टू द पावर n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये इंटीग्रल इसके इक्वल होता है, तो उसमें आप लगाइएगा a इक्वल्स टू 1 है, सीधे सीधे आपका आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और ले लीजिए, गामा टाइप का ले लीजिए ऐसे, एक गामा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल आ जाएगा, इसका जो आएगा x का एक्सपेक्टेशन दैट इज़ योर a एक्सपोनेंशियल ए स्क्वायर एंड रूट ऑफ पाई। ठीक, मतलब गामा फंक्शन ऑफ हाफ, ये भी याद रखिए, गामा फंक्शन ऑफ हाफ इज रूट पाई। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ गया। तो जैसे ही आप ये निकाल लेंगे आपको दिख जाएगा कि सिर्फ ऑप्शन सी एंड डी में से एक करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड डी में से जब आपने ये निकाल लिया फिर आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सी ऑप्शन सी देखिए, तो ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ p दिया हुआ है h कट b एक्सपोनेंशियल माइनस बी स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल माइनस बी स्क्वायर आप खुद देखिए, कहीं हमारा एक्सपोनेंशियल माइनस बी स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बी एक्स है और यहाँ आयोटा बी एक्स है, तो ये दोनों कट जाएंगे, 1 बना देंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में b कभी आपका बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ए स्क्वायर ही होगा। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में बी स्क्वायर कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। इसमें है एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट एन अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 1500 वोल्ट्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15,000 वोल्ट्स आपको दिया हुआ है एक्सरे ट्यूब का, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो भाई क्या ही बोलें इस क्वेश्चन के लिए, तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने की बात कर रहे हैं और एक्सरे का इसने इतना वोल्टेज पर उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को अगर आप इतना वोल्टेज देते हो तो उसमें कितनी एनर्जी आ जाएगी, ईवी। ठीक, तो ईवी इतनी एनर्जी अगर वो किसी मेटल पर, एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम आ रही होती है, यहाँ एक मेटल टारगेट होता है, उसको हिट करते हो, यहाँ से क्या निकालती है, एक्सरेज। ठीक, तो ईवी, इसके पास एनर्जी ईवी है और एक्सरेज की एनर्जी क्या होगी, hc/λ। ठीक है, तो ईवी इक्वल्स टू मैक्सिमम के लिए hc/λ होगी। ठीक, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी हमें, जब ईवी पूरा का पूरा hc/λ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईवी hc/λ, तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल लीजिएगा, लैम्डा आएगा आपका 0.83 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 16।
द वर्क डेट मस्ट बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0.4 C टू 0.8 C। तो भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब मेरा v इसमें 0.4 से 0.6 जा रहा है, ठीक है, तो और मास जो हो जाएगा मेरा, मास क्या होगा, m0/√1 माइनस v²/c² इंटू v², ठीक है। तो डेल्टा E जो हो जाएगा मेरा 1/2 m0, तो ये v1² √1 माइनस v1²/c² माइनस v2² √1 माइनस v2²/c², ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक। सॉल्व करिएगा, जूल में आएगा, जूल को आपको वापस से इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको कन्वर्ट करना होगा। आगे क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। इसमें आपको 3 एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं 0, E1, E2 के करस्पॉन्डिंग। 0, E1, E2, तो 19 में भी ये क्वेश्चन आया है, 18 में भी ये क्वेश्चन था। 19 में से 19 वाला क्वेश्चन पेपर रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इजी था। 0 और E1 उसमें दिया हुआ था, और सेम पार्टीशन फंक्शन उन्होंने पूछा था, पार्टीशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी पूछी थी। तो प्रोबेबिलिटी मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी लेवल, एनी एनर्जी लेवल इज़ गिवन बाय एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI डिवाइडेड बाय सिग्मा I GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, ठीक है। तो अगर आपको एनर्जी लेवल E2 के लिए पूछा है तो P ऑफ E2 इज गिवन बाय एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2, सिंस GIs आर ऑल 1, सबकी डिजेनरेसी जो है 1 है, ठीक है। ये E2 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शन पर है ये। तो अ गैस एट फिक्स टेम्परेचर प्रेशर वर्टिकल नंबर TPN द नेचुरल थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जी दिया हुआ है आपको कि ये होता है -2s + PV, ठीक। V is the volume, S is the entropy. Which of the following is the corresponding potential for a gas at fixed TV and U? जब T, V and nu की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ग्रैंड वाला, ग्रैंड जो आपका पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो होता है फाई डिपेंड्स ऑन TV एंड म्यू। तो उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लो कोई भी होता कोई भी मेरा फाई है फंक्शन जो कि TV और म्यू पर डिपेंड कर रहा है, और मेरे को पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी डेट इज़ अ फंक्शन ऑफ S, V एंड N, ठीक है। देखिए आपको कोई भी नेचुरल फंक्शन किसी भी उसका निकालना है तो ये याद रखिए, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स -S -P। तो मान लीजिए G का अगर आपको नेचुरल फंक्शन देखना है तो G का नेचुरल फंक्शन क्या होगा, P एंड T, ठीक है। U का नेचुरल फंक्शन होगा S एंड V, F का V एंड T और H का S एंड P। और इसमें अगर ग्रैंड कैनोनिकल लगा देते हैं तो इसमें N और आ जाता है। तो G का जो होगा PTN, F का VTN, U का SVN, H का SPN, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेचुरल फंक्शन देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो फाई मेरा ये दिया हुआ है, फाई मैंने कोई भी फंक्शन मान लिया जो कि TV एंड म्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो अब जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप इससे देखिए, यहाँ से हमें यहाँ जाना है भाई, ये बेसिक है, ठीक है। तो U से हमें फाई में जाना है, तो फाई U, अब T है यहाँ S है, तो S को T से रिप्लेस करना है तो यहाँ हो जाएगा -TS, V को V रहने देना है तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ N को म्यू से रिप्लेस करना है तो हो जाएगा -μN, ठीक है। अब ये U -TS -μN आ गया, ये जो फंक्शन है U -TS -μN। अब U -TS क्या होता है, G -PV, तो हो जाएगा G -PV -μN, ये आ गया आपका फाई, ठीक है। चेक करने के लिए आप कर सकते हैं कि चेक करने के लिए DQ = DU + PdV -μdN होना चाहिए। तो ये इसको चेक करने के लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। DQ को SDT रख सकते हैं, TDS सॉरी, ठीक है भाई।
अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन इन अ कंटेनर। पूछ रहा है कि इन अ कंटेनर ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम एट दिस ओके चेंज ऑफ एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर पूछ रहा है। सब कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सब कुछ। तो ये क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर हमारा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होगा आइडियल गैस, तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू एन आर डी टी। अब मेरा जो डी टी है वो कांस्टेंट है, तो मेरा यहाँ से पी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी पी हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ निकालना है हमें, तो हम वहाँ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड। तो अगर मैं डेल एस बाई डेल पी निकालता हूँ, तो डेल एस बाई डेल पी टी मैक्सवेल्स इक्वेशन से क्या आता है मेरा, डेल वी बाई डेल टी पी। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अगर बड़े चेंजेस हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, एक बार के लिए, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है वो जो है, या फिर इसको माइनस वी बाई टी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन में ऐसा ही है। ठीक है, तो माइनस वी बाई टी से अगर रिप्लेस करूँगा तो ये 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 300, तो माइनस 1/300 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आपको 300 दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको 1 दिया हुआ है। ऐसे भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि डी एस इज डी क्यू बाई टी। अब डी क्यू बाई टी में आपका होता है पी डी वी प्लस डी यू बाई टी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। अब पी डी वी आपको माइनस वी डी पी है, तो ये माइनस ऑफ वी डी पी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, ये आ गया डी एस। तो यहाँ से अगर मैं डी एस डिवाइडेड बाई डी पी निकालता हूँ तो यह माइनस ऑफ वी बाई टी। ये ज़्यादा भरोसेमंद है, ये भी भरोसेमंद है। इसमें मैंने कुछ आपको कंडीशन नहीं बताई कि यहाँ से यहाँ कैसे आए, यहाँ से यहाँ कैसे आए। ठीक है, डी एस बाई डी पी इज माइनस वी बाई टी, तो माइनस वी बाई टी रखिए, आपका माइनस 1/300 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा बहुत पुराना बेसिक क्वेश्चन है कि एफसीसी का जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स होंगे। जो नॉर्मली जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं, तो प्रिमिटिव का मतलब है सबसे बेसिक, तो सबसे बेसिक का मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक एटम हो। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो क्वेश्चन नंबर 20, तो हमेशा जो प्रिमिटिव, जो बाकी के प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं एफसीसी और बीसीसी के अलावा, उनमें जो होता है क्या कि हमेशा नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 1 के इक्वल होता है। लेकिन एफसीसी और बीसीसी में आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल थोड़ा अजीब तरीके से होता है, मतलब वो प्रिमिटिव नहीं होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। कन्वेंशनल यूनिट सेल की इसमें बात होती है हमेशा एफसीसी और बीसीसी में। तो और जो कन्वेंशनल एफसीसी में लैटिस पॉइंट्स होते हैं उसका टोटल नंबर होता है 4। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहा है एफसीसी में, जो कि एफसीसी में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर 1 आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा 4। ठीक है, ठीक है, बाकी डिपेंड करता है किसने क्वेश्चन पेपर बनाया, लेकिन आंसर हमारा 4 होना चाहिए, क्योंकि एफसीसी में प्रिमिटिव यूनिट सेल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जिसमें 1 एटम हो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सीवी। स्पेसिफिक हीट के लिए क्या इसमें से सही नहीं है। तो सीवी डिक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज, ये सही है। डिबाई मॉडल में सीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब एट लो टेम्परेचर, ये भी ठीक है। द आइंस्टाइन मॉडल अकाउंट्स फॉर द कंट्रीब्यूशन टू सीवी फ्रॉम द एकॉस्टिक मोड्स, ये सही नहीं है। जो आइंस्टाइन मॉडल है उसमें वो मानकर चलता है कि जो सारे जो आपके एटम्स हैं वो सेम फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बैंड नहीं है फ्रिक्वेंसीज का। तो डिबाई जो है, डिबाई में ये माना गया है कि एक म्यू से म्यू प्लस डी म्यू हमारा एक बैंड है फ्रिक्वेंसीज का, जिसके अंदर हमारी फ्रिक्वेंसी लाई कर रही हैं। तो जब ऐसा हम एज्यूम करते हैं तो इसमें हमारे एकॉस्टिक मोड्स निकल कर आते हैं। ठीक है, वो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें एकॉस्टिक मोड्स निकल कर आते हैं। तो आइंस्टाइन मॉडल में कहीं भी एकॉस्टिक मोड्स का डिस्क्रिप्शन या उसका यूज़ कहीं नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें जो है गलत था। ऑप्शन सी तो सही ऑप्शन सी है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद द बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई इसमें जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो नंबर ऑफ डेंसिटी, इंट्रिंसिक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू ऑफ होल्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो हमारा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सबने आपने किया ही होगा, जहाँ तक मुझे है पता कि KT/2 h² 3/2 mH me
और MHME जो है रिड्यूस मास है 3/4 एक्सपोनेंशियल माइनस Eg/2 kT, ये आपका Ni होता है। ठीक है, ये सी मैं बोल रहा था फॉर्मूले याद नहीं करना, ये मत करना, वो मत करना, लेकिन ये कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन चीज़ का, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बेसिक से नहीं कर सकते, बेसिक से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिराइव करने में। जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, उसमें 2 लाइन्स दिए हुए थे, उसमें जो फॉर्मूला है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, वो 1-2 लाइन के डेरिवेशन से आता है, तो उस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि आप अगर इसको ड्राइव करने बैठेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इसको याद करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और याद भी ऐसे नहीं कि आप बैठ गए, कॉपी खोला और रटना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए तो अपने आप आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें MHME जो है रिड्यूस मास दिया हुआ है, MHME का वैल्यू डालिए, K का वैल्यू डालिए, T डालिए, H कट डालिए, Eg आपको बैंड गैप दिया हुआ है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक सर्किट दिया हुआ है और उसमें इक्वेशन बताना है कि कौन सा इक्वेशन इस सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। तो ये आपको एक टाइम वेरिंग वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, यहाँ कैपेसिटर लगाया हुआ है, यहाँ इंडक्टर लगाया हुआ है, और यहाँ ये आपको वापस ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ये रेजिस्टेंस है R, ये है C और ये है L, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ L के अक्रॉस ये है V1। ठीक, तो भाई इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर यहाँ ये पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, तो C के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, C के करस्पॉन्डिंग V1 ही होगा। तो C की अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ Q = CV, तो यहाँ पर जो CV है, यहाँ पर V क्या होगा, V1 होगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल पोटेंशियल V है, तो अगर मैं लूप लगाता हूँ तो V = क्या हो जाएगा, IR। अगर मेरा यहाँ I है और इसमें मेरा I1 मान लेता हूँ, इसमें मैं I2 मान लेता हूँ, तो V इज़ IR माइनस क्या होगा, V1। ठीक है, V = IR प्लस V1। भाई इसके अक्रॉस कितना है, IR, और इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कितना है, V1, तो V इज़ IR प्लस V1। ठीक है, तो V डॉट मेरा क्या हो जाएगा, V डॉट इज़ I डॉट R प्लस V1 डॉट। ठीक है, अब I मेरा क्या है, I इज़ I1 प्लस I2, तो I डॉट मेरा क्या हो गया, I1 डॉट प्लस I2 डॉट। ठीक है, तो भाई एक चीज़ देखिए कि V1 जो मेरा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज़ गिवन है, V1 इज़ LdI1/dt, क्योंकि करंट कितना है उसके अक्रॉस, I1 है, तो V1 इज़ LdI1/dt। ठीक है, तो ये क्या हो गया, L I1 डॉट। तो I1 डॉट को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, I1 डॉट इज़ V1/L। ठीक है, तो I1 डॉट इज़ V1/L। बात रहा I2 डॉट का, तो I2 डॉट के लिए मैं क्या करूँगा, Q = CV1 यूज़ करूँगा। तो Q क्या होता है मेरा, IT, तो Q में हो जाएगा I2 × T, या फिर I2 डॉट की बात हो रही है ना, तो I2 डॉट इज d/dt ऑफ I2 डॉट इज d/dt ऑफ Q2, इसको ऐसे कहिए, d/dt ऑफ, सिंस Q इज इक्वल्स टू IT, यहाँ देखते हैं, ये इक्वेशन याद रखिएगा, सिंस Q इज इक्वल्स टू IT दैट मीन्स I1t, तो यहाँ हो जाएगा हमारा I1 इज, बोल सकता हूँ मैं dQ/dt बोल सकता हूँ। ठीक है, तो I1 इज I2, तो I2 डॉट मेरा क्या हो जाएगा, d²Q/dt²। अब मेरा जो Q है वो दिया हुआ है CV1। ठीक है, तो CV1 मतलब d², ये C बाहर आ गया, और dt²V1, तो हो जाएगा CV1 डबल डॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा I2 डॉट। तो अगर मैं I1 डॉट अगर निकालता हूँ पूरा, तो I1 डॉट मेरा आ गया, I डॉट मेरा आ गया, I डॉट इज़ V1/L प्लस CV1 डबल डॉट। ठीक है, तो I डॉट को इसमें डालिए, तो मेरा जो V डॉट आ जाएगा दैट इज़, V आ जाएगा मेरा V1 R/L प्लस RCV1 डबल डॉट प्लस V1 डॉट। तो ये मेरा आंसर है, ये इक्वेशन आपकी बनेगी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट था।
अगला क्वेश्चन देखिए बूलियन अलजेब्रा का है और ये लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो आप खुद से देखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 20 जो भी क्वेश्चन है, बी डॉट ए प्लस बी आपको दिया हुआ है प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए दिया हुआ है। तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट ए। तो बी डॉट ए तो बी डॉट ए ही रहेगा, बी डॉट बी हो गया, ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट ए हो गया। अब इन दोनों को अगर कपल करता हूँ तो ये बी प्लस बी बार डॉट ए प्लस ए। तो ये हो जाएगा बी प्लस बी बार इज़ 1, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए एंड ए प्लस ए इज़ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होता है हमारा, और गेट। इसमें आंसर क्या है आपका, और गेट। ठीक है, तो यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ आपका ये लेक्चर। और 2018 का क्वेश्चन पेपर ये हमने सॉल्व कर लिया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर था, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया है। ट्राई करिएगा क्वेश्चन खुद करने का। जिसका सिलेक्शन जैम में हो गया उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसका नहीं हुआ है कोशिश करते रहिएगा। जिसके अच्छे नंबर आए हैं जैम में, अभी रिज़ल्ट का वेट कीजिएगा पहले। खुशी बनाने की ज़्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार भी पिछले साल की तरह 19 की तरह जो क्वेश्चन पेपर था लगभग उसी के रेंज में आया है। 18 और 19 के एवरेज अगर लेते हैं हम तो उसके रेंज में आया। तो कट ऑफ का या फिर रैंक्स का कुछ अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, लेकिन एक रेंज आपको बता सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स 45 के आसपास हैं तो आपकी जो रैंक बननी चाहिए वो 300 या मतलब 350 मैं लूँगा, 350 और 250 के बीच का ऐसा कुछ रेंज हो सकता है कि बने अगर 2018 जैसा पेपर आया है तो। ठीक है, बाकी अगर 19 जैसा ही पेपर है तो मैं आशा करता हूँ कि जिसके कम नंबर आए हैं 49 के नीचे जिसके नंबर आए हैं वो थोड़ा अपना देखें आगे कि और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ IITs ही एक ऑप्शन नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं। तो ट्राई करते रहिएगा। JNU का पेपर दीजिए, DU का पेपर दीजिए, BHU का दीजिए, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका दीजिए। जैम वगैरह हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आइजर्स में अगर हो गया तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है, IISc में हो गया है तो फिर तो भाई क्या ही कहने हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ बंद करते हैं। धन्यवाद।